नमस्कार दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। पिछले 1 महीने में बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है और निफ्टी लगभग 2000 पॉइंट्स गिर गया है। जब पिछले लगभग अगस्त में मैंने वीडियो बनाया था और उस तब से लग लेके सितंबर 3 महीने लगभग होने को आए हैं। तब तक मैं कह रहा था कि भाई जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसमें आप प्रॉफिट बुकिंग करते चलें। अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं भी करनी है तो एटलीस्ट लार्ज कैप सॉरी स्मॉल कैप और मिड कैप से अपने पोर्टफोलियो को मुक्त करते चलें और धीरे धीरे लार्ज कैप की तरफ और या फिर बेटर है कैश की तरफ शिफ्ट करें। आई होप आपने वो टाइम पे अपने पैसे बचाए होंगे जिसका अब आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में जो अंधाधुंध तेजी हुई थी ऑब्वियसली उसको विराम लग गया है। आप जानते ही हैं कि एफ आई आईज ने लगभग लगभग 1 लाख करोड़ रुपए इस महीने स्टॉक मार्केट से निकाल लिए हैं। जब निफ्टी 24,700 के आसपास था, 800 के आसपास था, यहाँ पे था, तो हमने बात की थी कि अब ये हो सकता है कि यहाँ पे एक विराम ले और यहाँ से एक पुल बैक जनरेट हो जो इसको 25,500 के आसपास लेके जाए। वो पुल बैक नहीं आया उतना स्ट्रांग और मार्केट 25,200 से ही रिटर्न हो गया और ये जो सेल लेग की सेलिंग थी ये टोटली अनएक्सपेक्टेड थी, जो बिल्कुल भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। जब 26,200 पे 300 पे था तब मैंने बात की थी कि हो सकता है यहाँ से 400-500 पॉइंट की सेलिंग आ जाए और 25,200-300 के आसपास निफ्टी चला जाए। तो उस टाइम पे हमने शॉर्ट्स भी किए थे। मैंने बात किया था कि हेज करके कॉल बेच के वो चलें और उसमें अपना पैसे बनाएं। वो अच्छा खासा पैसा बना, ठीक है, डिसेंट पैसा बना, बट उम्मीद से भी निफ्टी बहुत ही ज़्यादा क्रैक कर गया और बाकी के जो स्मॉल और मिड कैप में तो करेक्शन और भी बड़ा आया है। कुछ स्टॉक्स तो ऑलरेडी 50% करेक्ट हो गए हैं, जबकि निफ्टी ने 10% का भी करेक्शन नहीं दिया है। हार्डली 7 to 8% का ही करेक्शन दिया है। ये देखें, टॉप से निफ्टी हार्डली 8% भी करेक्ट हुआ है और जबकि जो स्टॉक्स हैं वो लगभग लगभग 30-40% भी टूट चुके हैं। उसका कारण आगे हम लोग देखेंगे कि अब क्या उसका रीज़न रहा है। बट अभी अगर निफ्टी का देखें तो निफ्टी में एक 24,000 की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, जो इसको लगभग लगभग इसने जो एक बहुत अच्छा बेस बनाया था अगस्त में, वहां से 3 महीने पहले उसमें अगस्त में जो बेस बनाया था निफ्टी वापस उसको रीटेस्ट करने आया है। अब देखिए, मुझे तो ये लगता है कि क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत ही ओवरसोल्ड हैं, तो एकदम से ऐसी जब सब लोग बेयरिश हो जाते हैं तो मार्केट उतना नहीं गिरता है। जब लोग बुलिश होते हैं तो मार्केट ज़्यादा गिरता है। अब सब लोग बेयरिश है, आप टीवी चैनल्स खोल के देखें या फिर आप और कोई और यूट्यूब वीडियो देखें तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम बेयरिश जोन में हैं और कोई कह रहा है कि अब अपना पोर्टफोलियो खाली कर दें, कोई कह रहा है कि नहीं अब बाय एंड डिप्स की बात कर रहा है। बट बात ये है कि अभी वो सब अलग बातें हैं। अब बियरिश होने का मतलब क्या है, मुझे ये बताइए कि जब हम लोग ऑलरेडी सपोर्ट पे हैं तो बेयरिश होके आप क्या ही कितना ही पैसा कमा लेंगे, मुझे ये लग रहा है। क्योंकि मार्केट वन वे टूट गई है तो हो सकता है कि यहाँ से पुल बैक जनरेट हो और जो दोबारा 24,700 24,800 के ये जो जोन है फिर से मार्केट उधर जाए, ये पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि मार्केट कभी भी एक वन वे साइड में नहीं गिरता है। जो इसराइल के लोग बात कर रहे थे कि इसराइल का अटैक कर दिया तो हो सकता है कि मार्केट इंडिया की मार्केट या वर्ल्ड मार्केट्स पे इफेक्ट आए। तो हम लोग ये तेल अवीव जो इसराइल की स्टॉक मार्केट देख लेते हैं, वो लगभग लगभग 2% ऊपर है। और अगर हम लोग थोड़ा सा और इसका टाइम फ्रेम बढ़ा देते थे तो देखेंगे वो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है। तो इस सब इंडिया की स्टॉक मार्केट सेलिंग और इसराइल और ईरान की वार का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, हम लोगों का करेक्शन है वो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन एक्सेसिव वैल्यूएशन इन मिड कैप और स्मॉल कैप में ही होने की वजह से हुआ है। अब आप देखें कि निफ्टी में तो अभी पिछले जो 3 महीने पहले भाव थे, जो जो जुलाई 2004, मतलब समझ लो कि 4 महीने हुए, 5 महीने, जो उस टाइम भाव थे वही भाव फिर से हैं। ले देखे को तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस तो आया नहीं है। बट अगर हम लोग मिड कैप देखें तो मिड कैप में भी वहीं पे है जून जुलाई पे,
हो उतना कुछ ऐसा बात हुई नहीं है। पर बात है कि जो आपके पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं, जो जो रिटेल फेवरेट स्टॉक्स हैं, जो इस टाइम पे पीएसयू स्टॉक और ये ऐसे जो डिफेंस रिलेटेड जो जिनकी हवा बनाई गई थी, उन सब की हवा अब निकल चुकी है। सबसे पहले हम निफ्टी मिड कैप के इंडेक्स की बात करेंगे। ये एक ऑब्वियसली लॉग चार्ट है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत लंबा चार्ट है। तो देखिए, अप्रैल मार्च 2022 से 23 से जो ट्रेंड लाइन चली आ रही थी, लगभग लगभग 1.5 साल हो गया था जिसको, वो ट्रेंड लाइन अब डिसाइसिवली टूट चुकी है। और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टॉक सपोर्ट पे मार्केट निफ्टी आके इंडेक्स आके खड़ा हुआ है। क्या ये यहाँ से ऊपर जा सकता है? इस एरिया से बिल्कुल जा सकता है। सॉरी, इस एरिया से बिल्कुल वो सपोर्ट ले सकता है और फिर से ऊपर को चल सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि नहीं चल सकता, कोई बड़ी बात भी नहीं होगी। बट ये जो ट्रेंड लाइन का टूटना क्या सिग्निफाई कर रहा है? ट्रेंड लाइन का टूटना ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये जो मूव था ना, ये मूव अब फिनिश हो गया है। अब मार्केट यहाँ से नया मूव बनाएगा। इट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि ये दोबारा ये बेरिश हो जाएगा और 16,000 17,000 आ जाएगा। बट इसका कहने का मतलब है कि ये मूव अब खत्म हो चुका है। अब स्टॉक मार्केट अब ये इंडेक्स नया मूव बनाएगा। तो इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि हो सके तो अपने अभी भी आपके पास चांसेस हैं। मुझे पता है आप सब लोग बहुत अच्छे प्रॉफिट्स पे बैठे हैं। ऑब्वियसली जिसने कभी 2 साल पिछले 4 साल में इन्वेस्ट किया होगा, तो वो अभी भी बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में बैठा हुआ होगा। देखिए, अगर किसी ने 2020, ये तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे कहीं भी इन्वेस्ट किया है या फिर पिछले 21-22 में भी इन्वेस्ट किया है, वो भी अपना स्टॉक्स डबल करके बैठा है। तो इसमें मुझे तो ये लगता है कि ये प्रेफरेबली अब कोई भी यहाँ पे अप मूव्स आए तो उनमें आप प्रॉफिट बुक करके चले। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो प्रॉफिट बुक करना है वो हमेशा ही अप मूव में ही करना है। जो इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट का जो भी आपको प्रॉफिट बुक करना है वो अप मूव में ही करना है, और जो भी इन्वेस्टमेंट करना है वो डाउन मूव में करना है। सिंपल सी बात है। तो अब द सिंपल सा है कि अभी अगर कोई भी अब मूव यहाँ पे जनरेट होता है, ये अगर मान लो कि दोबारा से ऊपर को आता है 22,000 के आसपास में, हो सकता है कि आ जाए। मुझे लगता है कि एक बार इसको रीटेस्ट करने आ सकता है फिर से 22,000 के, ये ट्रेंड लाइन दोबारा से रीटेस्ट हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब भी ये रीटेस्ट, अगर भगवान करे कि ये हो और ये दोबारा रीटेस्ट करने आए ये ट्रेंड लाइन को, इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू सेल एंड बुक द प्रॉफिट। अभी ही बेच के निकल जाएं, मैं ऐसा कभी नहीं मानता हूं। अभी हम लोग ओवरसोल्ड हैं। एक अप मूव यहाँ से आना ही चाहिए। स्मॉल कैप ने अभी नहीं तोड़ा है, देख सकते हैं सेम सेम ट्रेंड लाइन जो है, जो अक्टूबर से चली आ रही थी, अभी भी यहाँ पे इसके ऊपर ही है। ये थोड़ा सा बेटर मुझे लग रहा है कि ये चार्ट थोड़ा सा ऑब्वियसली अभी भी बेटर है। तो इसमें अभी भी आप थोड़ा सा हो सकता है कि एक रिस्क ऑन दोबारा से स्मॉल कैप में जनरेट हो। मैंने जब आपसे बात की थी कि निफ्टी जब 26,000 चला गया था, 25,000 26,000, तो हो सके तो आप यहाँ पे प्रॉफिट्स बुक करें और ये तो लार्ज कैप और मिड और स्मॉल कैप से एग्जिट लेके लार्ज कैप में शिफ्ट हों। तो उसका रिजल्ट, और मैंने अपने अपने फेवरेट स्टॉक्स की भी बात की थी, जिसमें से नंबर 1 जो था वो HDFC था। क्यों? कारण क्या था कि HDFC अभी तक बहुत ज़्यादा भागा ही नहीं था, क्योंकि वो स्टॉक भागा नहीं है। उसके वैल्यूएशन चीप है, बहुत बड़ा स्टॉक है और अच्छी पेडिग्री का स्टॉक है। तो उसमें उस रिजल्ट आपके सामने है। HDFC अपने हाइस के आसपास खड़ा हुआ है। ठीक है। तो अब क्या करना चाहिए? अभी भी मैं कहूँगा कि आने वाले टाइम में अब जो आने वाले टाइम में, अब देखिए, मैं आपको चार्ट्स दिखाता हूँ सारे के सारे। PSU स्टॉक्स का हम लोग लिस्ट निकाल लेते हैं। ये सारे स्टॉक्स हैं, वो स्टॉक्स जो हैं वो रिटेल फेवरेट स्टॉक्स की लिस्ट लगी हुई है। ऑब्वियसली PSE स्टॉक्स हैं ये। तो जो भी ये स्टॉक्स हैं, ये बहुत ज़्यादा PE वाले स्टॉक्स हैं। इन मुझे नहीं लगता कि अभी ये स्टॉक्स दोबारा से चलेंगे या दोबारा से बहुत ऊपर जाएंगे। मुझे लगता है कि कोई भी इसमें तेजी बनती है तो ये निकलने के बारे में ही सोचें। यहाँ से ये दोबारा से क्लियर कट एक डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न बना हुआ है, हाई वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे ये मूव आए हैं। तो इसके लिए हो सके तो आप ये सब टाइप के, जहाँ यहाँ पे आप लिस्ट देख लें पूरी की पूरी, अगर आपके पोर्टफोलियो में ये सब स्टॉक्स हैं तो इनमें एग्जिट करने की
सोचें या फिर आगे कोशिश करें। अपना जैसे इसमें इसमें कारण क्या, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप देखिए ये स्टॉक 500 रुपये का है, एवरेज समझ लो कि 500 रुपये का स्टॉक है। इस टाइम इसकी अर्निंग कितनी थी, 40 बिलियन। ये देखिए 40 बिलियन की अर्निंग है, अर्निंग्स ये छोड़ देते हैं। रेवेन्यू इसका कितना, 40 बिलियन का एस्टिमेट भी छोड़ देते हैं। 40 बिलियन का रेवेन्यू है। पिछली बार 67 बिलियन का रेवेन्यू। जब ये 200 250 रुपये का था तब भी 46 बिलियन का रेवेन्यू था। जब ये 145 45 था तब भी 49 बिलियन का रेवेन्यू था। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए तब 62 बिलियन का। यानी कि आपका रेवेन्यू जो है बढ़ ही नहीं रहा है पिछले 4 साल से। जब आपका रेवेन्यू बढ़ ही नहीं रहा है तो आप कब तक स्टोरी के बेस पे कोई स्टॉक चलाओगे। समझ रहे हो आप बात मेरी। स्टॉक तो तभी चलेगा ना जब आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। रेवेन्यू बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ रही है, मतलब इनकम बढ़ रही है, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है, मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन अलग बात है, वो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस की वजह से हो सकता है। बट जब आपका रेवेन्यू ही नहीं बढ़ रहा है तो आपका क्या ही करोगे आप उसमें, मतलब आप क्या ही कर सकते हो। अब इसका ये हमने को देखा ना, आरबीआई ने लगा। अभी एनटीपीसी देखते हैं। एनटीपीसी देखेंगे अगर तो ये बिल्कुल गिरा नहीं और धीरे धीरे चल रहा है। तो आप इसकी अर्निंग्स देखिए, 425 बिलियन, 479 बिलियन, 425, 394। ये देख रहे हो, धीरे 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 इसकी अर्निंग्स बढ़ ही रही हैं। देखो ना, 400, अगर थोड़ा और पीछे चले अगर, तो 245 से बढ़नी शुरू हुई है इसकी अर्निंग्स, और अभी 415 के। जैसे ही अर्निंग्स स्टेगनेट हुई हैं वैसे ही इसका चार्ट का ये भी स्टेगनेट हो गया है। देखिए प्राइस अभी भी कितना, 326 400 में 25 30% का ही फर्क है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। कारण कि आपकी अर्निंग स्टेगनेट हो गई हैं। सिमिलरली फॉर आईआरसीटीसी, सबका चहेता स्टॉक था एक टाइम पे, 11 बिलियन डॉलर, 11 बिलियन डॉलर। और हम लोग 1 साल पीछे चलते हैं, 8 बिलियन डॉलर, 10 बिलियन डॉलर, 9.1 रुपीज, सॉरी ये सब रुपीज में है। तो ये देखो, जब स्टॉक चलेगा तो तभी ना जब आपका अर्निंग्स आएंगी। इसी के लिए मैं कह रहा था कि जो सिर्फ ख्याली पुलाव के बेस पे स्टॉक लेना वो सही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें भरे पड़े हैं। इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये सब स्टॉक्स जो हैं, ये इनकी कहानी खत्म हो चुकी है। देखिए 36 बिलियन था 2023 मई में, 18 बिलियन था उस टाइम पे, 3 साल पहले 28 बिलियन था। अब 28 बिलियन और 21 बिलियन आज है। तो बट स्टॉक कहाँ पहुंच गया, स्टॉक 50 रुपए का 200 रुपये हो गया कहानी के चलते। तो इसी के लिए मैं आपको समझा रहा था कि ये सब जो छोटे छोटे जो स्टॉक्स हैं, पीएसयू स्टॉक्स हैं, इनसे एग्जिट करो और दूसरे बड़े स्टॉक्स की तरफ जाओ, जहाँ पे ये जो वैल्यूएशन कंफर्ट है, जहाँ पे वो जो स्टॉक्स चीप हैं उनकी तरफ जाओ। ठीक है, आपने अब ये देख लिया, आपके सामने ये बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है। ये फ्री अवेलेबल है ये स्टॉक, ये सब चीज़ें ना। आप अर्निंग्स ई पे क्लिक करें, आपको समझ आया, कंपेयर कर लो ना 4 साल की पिछली पुरानी अर्निंग्स 3 साल की, क्या ही हुआ है। कितने सारे स्टॉक्स हैं, आरईसी देख लो, सबकी एक ही कहानी है, सबकी सिमिलर कहानी है। 50 बिलियन, ये इधर पे चलो एक आध होगा, 36 बिलियन मिल, उसके बाद 34 मिलियन। जब ये चला, देखो ये चला, उसके बाद स्टेगनेट हो गया। जब आपकी अर्निंग्स ही नहीं आएंगी, देखो अभी भी 36 मिलियन है, अर्निंग्स ही नहीं आएंगी। अर्निंग्स बढ़ी है आपकी कितनी, 25 30%, और आपका स्टॉक बढ़ गया है, 5 गुना हो गया है। ऐसे थोड़ी चलता है भाई। ठीक है, तो आपको अब समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब ठीक है, मार्केट नीचे करेक्ट हो गई है। तो अब करना क्या है, करना तो सिंपल वही है, अच्छे स्टॉक्स लेने। अच्छे स्टॉक्स अब कौन से हैं, अच्छे स्टॉक्स बड़े स्टॉक्स ही हैं इस टाइम पे। अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी जो जो बड़े बैंक्स हैं, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, ये सब जो हैं, ये बड़े बैंक्स अभी भी ये बहुत सस्ते हैं। सीमेंट कंपनियां अभी भी सस्ती हैं, इनके बारे में देखिए। केमिकल कंपनीज बहुत अभी चीप हैं, इनमें कोई कर, इनमें अभी मूव आया ही नहीं है। मैंने आपसे बात की थी, इन ट्रेड्स में देख लेते हैं। जैसे अतुल की क्लियर कट ये एक वेज पैटर्न बनाया हुआ है, ये देखिए। फिर से क्लोजर जो इसने यहीं पे दिया है, ये ट्रेंड लाइन हमने कब से ड्रॉ की हुई है, जब से ये उसी ये एक्सपेंडिंग वेज में चल रहा है। इसको डिलीट कर देते हैं। क्लियरली देखिए एक्सपेंडिंग वेज में चल रहा है। अब फिर से उसको नीचे को टेस्ट करने आया है, तो होप प्रोबेबली ये लास्ट टाइम आया है, क्योंकि अर्निंग्स भी इसकी आ गई हैं। अर्निंग्स ठीक ठाक है, 14 का नंबर आया है, 13.13.2 का।
ऑब्वियसली क्योंकि इन्होंने इस बार अर्निंग्स इसमें थोड़ी सी बेटर हुई हैं। बट अब ये देखिए कि ये इतनी जो अर्निंग्स हैं पीछे 9 थी जब ये सिमिलर प्राइस था। अब देखिए यहाँ पे जब से प्राइस सिमिलर था उस टाइम पे जो अर्निंग थी 11 थी। अभी भी 11, अभी 14 हो गई समझ लीजिए। तो सिमिलर प्राइस हो गया है, 3 साल गुजर चुके हैं और आपका जो अर्निंग्स रेवेन्यू है वो बढ़ के 11 से 14 हो गई है। समझ रहे हो? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कंपैरेटिवली सस्ते स्टॉक्स हैं, इनमें रहना चाहिए। और जबकि इस टाइम पे माहौल जो है इन सब कंपनीज के अगेंस्ट है, आपके ये हेडविंड्स हैं, इस सब में थोड़ा प्रॉब्लम है जो सेक्टर में। इसी के लिए इन्वेस्टमेंट अभी ऐसे सेक्टर्स में करके चलें। ठीक है। सिमिलरली टेक महिंद्रा का हमारा ट्रेड चल रहा है, आप जानते ही हैं। ठीक है, ये चल रहा है धीरे धीरे। देखिए स्टॉक गिरावट नहीं हुई है, क्यों? क्योंकि ये पहले ही महंगे नहीं थे, है ना। 133 बिलियन है। पिछली बार जब यहाँ पे ही स्टॉक था उस टाइम पे 130% रेवेन्यू बढ़ गया है। 2 साल निकल चुके हैं और आपका जो स्टॉक है वहीं का वहीं है। इससे पता चलता है कि स्टॉक महंगा है कि नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भाव थे अब उसके 30% सस्ता हो गया है ये स्टॉक, इन कंपैरिजन टू इन जनवरी 2022। ठीक है। सिमिलरली इन्फोसिस का भी वही हाल है। इन्फोसिस का भी देख लेते हैं। देखिए अभी इस टाइम पे 411 की अर्निंग्स है और यहाँ पे कितने की थी? 300 की। देखिए 300 बिलियन से इसने अपनी अर्निंग कर दी 411। भाव वहीं का वहीं है। तो आपको वो स्टॉक लेना है जिसकी अर्निंग बढ़ी है पर भाव नहीं बढ़े हैं, या वो स्टॉक लेना है जिसके भाव बढ़ गए और अर्निंग नहीं बढ़ी? ऑब्वियसली यू गाइस नो द आंसर। तो ऐसे ही आप थोड़ा खुद ही अपना रिसर्च कर सकते हैं। कुछ नहीं, ये सब टूल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आप खुद ही सर्च कर सकते हैं। इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा बड़े स्टॉक्स की तरफ ध्यान रखें, वही स्टॉक लें। ये भी एच डी एफ सी, ये अपना रिलायंस देख लीजिए। रिलायंस फिर से अपना जो इतना बड़ा ब्रेकआउट दिया था पिछले 2021 का 3 साल का 2 साल का जो ब्रेकआउट दिया था उसको कुछ नहीं है, ये रीटेस्ट करने आया है। राइट, तो रीटेस्ट करने आए तो ठीक है। अब ये देखिए फिर से वही कहानी। 2.3 ट्रिलियन डॉलर का 2.3 ट्रिलियन का रेवेन्यू है, रुपीज आई होप है। ये करेंसी मुझे पता नहीं है। ये यहाँ पे 2.07 था, यानी कि 2 से 2.3 हो गया है। 1.6 से 2.3, ऑलमोस्ट कितना, 1.6, 25-30% इंक्रीज हो गया है आपका रेवेन्यू। और आपका जो स्टॉक प्राइस है वहीं का वहीं है, तो क्या सस्ता हुआ फिर? ऑब्वियसली आपको पता है, यू नो द आंसर। ठीक है। बैंक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, छोटे बैंक्स जो हैं, छोटे पीएसयू बैंक्स, वो भी बहुत अच्छा है, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं इस बार। चाहे वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, या फिर ऐसे ऐसे स्टॉक्स जो हैं जो छोटे छोटे बैंक्स हैं वो स्टॉक उनके काफ़ी क्या बोलते हैं इसको, काफ़ी अच्छा है इसके रिजल्ट्स। बैंक ऑफ इंडिया देख लेते हैं एक बार। ये क्या हुआ? स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर क्या अर्निंग्स है यहाँ पे देख लेते हैं। अर्निंग्स अच्छी नहीं है इसकी, ठीक ही है, 56 से 65 हो गई है। छोड़ दो इसको, नहीं तो दूसरा देख लो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। जो भी इनके रिजल्ट्स हैं, मुझे इस बार रिजल्ट्स में देख रहा था तो मुझे इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे हैं, स्पेशली छोटे छोटे जो बैंक्स हैं, पीएसयू छोटे बैंक, याद रखिएगा। और नहीं तो सीयूबी जो सिटी यूनियन बैंक है उसका भी रिजल्ट अच्छा है। तो ये अपना अच्छा है, यहाँ पे सपोर्ट पे है। तो ये लेने लायक तो बनता ही है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे। और एक बार निफ्टी पी पे देख लेते हैं, नज़र मार लेते हैं। 22.5 का पी आ चुका है अभी। ठीक है, कंसोलिडेटेड थोड़ा महंगा है बट मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ से एकदम से और कोई ऐसा बड़ा फॉल आने के चांसेस। मुझे लगता है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करके निफ्टी फिर थोड़ा सा और ऊपर ही जाने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है। क्रूड क्रूड तो कुछ नहीं कर रहा है, क्रूड अच्छा है, शांति है। वो ट्रम्प की वेट कर रहा है। मुझे लगता है कि जिस जैसे ही ट्रम्प साहब जीतेंगे तो तुरंत के तुरंत यहाँ पे ये 66 की सपोर्ट तोड़ेगा और फिर से ये नीचे जो ये अपना ये समझ लीजिए कि 43 का जो लेवल है उस साइड पे आने के फिर से मेरे को लग रहा है कि इसके चांसेस बन जाएंगे।
ये क्लियर कट एक ये साइडवेज पैटर्न है, तो ये यहाँ पे ये ए बी और यहाँ पे सी वेव बनेगी जो इसको 42 के आसपास लेके जाएगी या फिर उससे भी नीचे। तो ये ट्रम्प जीतेगा तो हो सकता है कि यहाँ पे ये ब्रेक हो जाए। ठीक है। उसके बाद गोल्ड सिल्वर आप जानते हैं हम लोग बहुत बुलिश हैं, हम लोग तो कब से बुलिश हैं, जब से पूछो ही मत। आई थिंक 2300 का भाव होता था वहां पे ना, तब से बुलिश ही हैं, तो से बुलिश ही चले जा रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट ग्रेड के लिए तो मैं आपको, तो आप जानते ही हैं कि 2000 से के भाव से कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट कीजिए। उसके भी नीचे होता था स्टॉक। ठीक है। सिल्वर ने हमने बात की थी, सिल्वर ने बहुत अच्छा पैटर्न बना रहा है, हायर हाई का पैटर्न बनाता जा रहा है। और यहाँ पे भी बहुत छोटी छोटी जो कंसोलिडेशन हो रही हैं, मुझे लगता है कि ये एक ऐड करने के ही रेट्स होंगे। यहाँ पे भी फिर वही हुआ है, कंसोलिडेट हुआ क्या, प्रोबेबली आई होप कि अभी ट्यूजडे मंडे को जब खुले तो ये फिर से ये 34 डॉलर के ऊपर चली जाए सिल्वर, और फिर उसके बाद 35 और उसके ऊपर जाएगी। ठीक है, ये हो गया, ये कहानी पूरी हो गई है। और आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेरी में जरूर पूछ सकते हैं। छोटे, हाँ, एक क्वेरी मुझे आई थी कि निफ्टी का 3 4 दिन का, 3 हफ्ते का, 3 महीने का मुझे डिस्कस करना है, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सॉरी, टुवर्ड्स द एंड लेने के मुझे याद आया। 3 4 दिन का यही है कि इसमें एक पुल बैक आने के पूरी चांसेस हैं 24,700 के आसपास का। और फिर यहाँ पे हो सकता है कि कुछ कंसोलिडेट हो, यहाँ पे 400 500 पॉइंट का मूव आए और फिर थोड़ा कंसोलिडेट हो। तो उसके बाद क्या होगा अब वो देखना पड़ेगा। अभी 3 महीने का एग्जैक्टली कुछ कहना मुझे तो नहीं लगता कि वो सही होगा करंटली कह देना, क्योंकि यहाँ से एक बार 24,700 24,800 के ऊपर जाएगा, ये जो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन अब बन के आएगा, वहां से ऊपर जाएगा तो तभी कुछ कहा जा सकता है। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो डेली आवर्स के ऊपर जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो बहुत नज़दीक आ गई है, 23,400 की मूविंग एवरेज आ गई है। तो इसको ये एक एज अ मैग्नेट पुल कर रही है मुझे लगता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाना करंटली वो भी मैं सही नहीं मानूंगा। बट ऐसा भी नहीं है कि एकदम से कल ही आ जाएगा या इसी हफ्ते आ जाएगा, वो भी नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ से एक पुल बैक जनरेट होना चाहिए और उसके बाद फिर मे बी एक और सेल ऑफ आए। पर वो बात की कहानी है, उसके बारे में आज बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और सॉरी लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।